नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 6 विषय विज्ञान का पेपर देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको विज्ञान पेपर के सभी प्रश्नों के बारे में बताएंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 6 विज्ञान का पेपर। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय विज्ञान कक्षा 6 का पेपर है। यहाँ आपसे सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, कौन सा यंत्र दूर की वस्तुएं देखने में सहायक होता है। आपसे पूछा है ऐसा कौन सा यंत्र है जिससे हम दूर की वस्तु देखेंगे उससे हमें सहायता मिलेगी। सूक्ष्मदर्शी, तो सूक्ष्मदर्शी से बच्चों हम पास की वस्तुओं को देखते हैं। स्टेथोस्कोप, इससे हम क्या करते हैं, दिल की धड़कन देखते हैं। थर्मामीटर से हम बुखार मापते हैं। तो यहाँ पर आपको दूरबीन पर टिक करना है। दूर की वस्तु को हम दूरबीन से देखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, घर्षण बढ़ाने के लिए सतह को कैसा बनाया जाता है। चिकना, चिकना बनाएंगे तो हम ज़्यादा फिसलेंगे, इसलिए चिकना नहीं होगा। चमकदार, चमकदार भी नहीं होगा। पारदर्शी, पारदर्शी रहेगा तो भी चिकना रहेगा, तो ये भी हमारा गलत रहेगा। आपको फिर से ऑप्शन बी पर टिक करना है। घर्षण बढ़ाने के लिए सतह को खुरदुरा होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रश्न नंबर 3 है, जब एक चुंबक को स्वतंत्रता अवस्था में लटकाया जाता है तो वह किस दिशा में ठहरती है। आपने ये प्रैक्टिकल करके देखा होगा। जब आप चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे हवा में बांधकर लटकाते हैं तो वह कौन सी दिशा में ठहरता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में। यहाँ पर आपको उत्तर दक्षिण दिशा कर देना है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है, गति मापने के लिए गाड़ियों में कौन सा यंत्र होता है। गति मापने के लिए क्या बैरोमीटर होता है, स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर या फिर स्केल। स्केल तो बच्चों हो ही नहीं सकती गाड़ी में। दूरी मापने के लिए थर्मोमीटर भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पीडोमीटर पर टिक करना है। गाड़ी की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, पानी के उबलने का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पे तो बच्चों बर्फ रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है, अच्छा गर्म हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न नंबर 6 में बच्चों आपसे यहाँ पर पूछा है, हमारे शरीर में वृद्धि विकास के लिए की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में वृद्धि विकास के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है और साथ में प्रोटीन और पोषक तत्व, प्रोटीन और पोषक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। आपको रिक्त स्थान में क्या लिखना है, प्रोटीन और पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तुलसी का तना और पतला होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है लचीला। कैसा होता है, लचीला होता है। तुलसी का तना लचीला और पतला होता है। प्रश्न नंबर 8 है, स्वस्थ दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको लिखना है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो स्वस्थ दृष्टि के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, एक चुंबक के ऊपरी ध्रुव के नज़दीक दूसरे चुंबक का पास लाने पर प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण कब होगा, जब दोनों ध्रुव समान हो। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, जब हम एक जैसे ध्रुव पास में लाते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और एक प्लस वाला और एक नेगेटिव यानी कि एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो क्या होता है, आकर्षण होता है। यहाँ पर आपसे प्रतिकर्षण पूछा है, इसलिए आपको यहाँ पर उत्तरी ध्रुव लिखना है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, वायु में जल वाष्प की मात्रा को कहा जाता है। तो वायु में जल वाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। यहाँ आपको आर्द्रता लिख देना है। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे। ये प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 है, जो पौधे भूमि पर फैलकर बढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे, जो पौधे भूमि पर फैलकर बढ़ते हैं उन्हें रेंगने वाले पौधे, क्रीपर्स या फिर विस्पर्शी लताएं कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। उत्तर में हम लिखेंगे, प्रयोगशाला में सुरक्षा के लिए हमें चश्मा, दस्ताने और लैब कोट पहनना चाहिए और रसायनों को सूंघना या चखना नहीं चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, दिशा बताने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे, दिशा बताने वाले यंत्र को कंपास या फिर दिक्सूचक कहते हैं।
प्रश्न नंबर 14 है, लंबाई मापने के लिए कौन कौन से यंत्र उपयोग में होते हैं? उत्तर हम लिखेंगे, लंबाई मापने के लिए रूलर, वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, मापने वाला टेप और ओडोमीटर जैसे विभिन्न यंत्रों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो तो देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर भी देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 15 की बात कर रहे थे, ऊन के कपड़े सर्दी में हमें गर्म क्यों रखते हैं? उत्तर हम लिखेंगे, ऊनी कपड़े ऊष्मा के कुचालक होते हैं जो शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकते हैं, जिससे यहाँ हमें ठंड के मौसम में गर्म रखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, जल चक्र की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? उत्तर में हम लिखेंगे, जल चक्र की 3 मुख्य अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस है। ठोस, द्रव और गैस आपको लिख देना है। लघुत्तरी प्रश्न यहाँ पर आपसे 3 नंबर में पूछे, चलिए इनको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। आपके पास इस प्रकार से एक चुंबक रहता है, इसमें एक एन ध्रुव रहता है और एक एस। तो यहाँ पर क्या हम सिर्फ एक ही ध्रुव का चुंबक प्राप्त कर सकते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है नहीं, आप एक ध्रुव या वाला चुंबक प्राप्त नहीं कर सकते। प्रत्येक चुंबक हमेशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों होते हैं, भले ही उसे कितने भी छोटे टुकड़ों में क्यों ना तोड़ा जाए। अब आप देखिए, आपके पास ये चुंबक है, यदि आप इसे बीच में से तोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारे पास इस तरीके से 2 छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन इनका ध्रुव अलग नहीं होगा। यहाँ पर फिर से एन हो जाएगा, यहाँ पर एस हो जाएगा, यहाँ पर एन और यहाँ पर एस। इसी प्रकार आप इसको फिर से तोड़ेंगे तो फिर यहाँ पर आपको एन और एस इस प्रकार से कुल मिलाकर मिलते रहेंगे। तो ऐसे क्या है, यहाँ पर हम जो है चुंबक का केवल एक ध्रुव प्राप्त नहीं कर सकते। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, किसी वस्तु की लंबाई के मापन हेतु हाथ, पैर, अंगुली आदि से मापने की बजाय मानक इकाइयों का प्रयोग क्यों करते? कोई सी भी लंबाई उसे हम मापने के लिए किसी और चीज़ का उपयोग क्यों करते? हाथ या पैर की उंगली का उपयोग क्यों नहीं करते? तो चलिए इसका उत्तर हम देखेंगे। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हाथ, पैर या उंगली जैसी गैर मानक इकाइयाँ व्यक्ति दर व्यक्ति बदलती है। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के हाथ की लंबाई अधिक होती, जो लंबा होगा उसकी हाथ की लंबाई अधिक होगी, जो छोटा होगा उसकी छोटी होगी। इसी प्रकार हाथ की जो उंगलियाँ होती हैं उनकी मानक इकाइयाँ दर प्रति दर व्यक्ति बदलती है, जिससे माप में एकरूपता और सटीकता नहीं रहती। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, घूर्णन गति एवं दोलन गति में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। यहाँ पर घूर्णन गति और दोलन गति में हम अंतर देखेंगे। पहला अंतर है, यहाँ किसी वस्तु की अपने स्तर पर अक्ष के चारों ओर घूमने की गति है। यहाँ किसी वस्तु की एक निश्चित माध्य स्थिति के आगे पीछे या ऊपर नीचे की गति है। इसके बाद नंबर 2, वस्तु के सभी कण वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। वस्तु एक ही पथ पर बार बार आगे पीछे चलता है। पंखे की पंखुड़ियों की गति, पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना और घड़ी के पेंडुलम की गति, झूले की गति। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, 2 समान आयतन के कांच के गिलास दिए गए हैं। एक गिलास में पानी तथा दूसरे गिलास में शहद भरा गया है। किस गिलास की सामग्री का द्रव्यमान अधिक होगा और क्यों? उत्तर यहाँ पर आप लिखेंगे, 2 समान गिलास लेकर एक गिलास में पानी तथा दूसरे गिलास में शहद भरा जाता है तो शहद भरे गिलास की सामग्री का द्रव्यमान अधिक होगा, क्योंकि शहद का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसका मतलब ये है कि पानी जो होता है बच्चों वो कैसा होता है, पतला होता है, एकदम तरल पदार्थ होता है, लेकिन जो शहद होता है वो थोड़े गाढ़ेपन में होता है। इसलिए शहद का जो घनत्व है वो कैसा होगा, अधिक होगा, किसकी अपेक्षा, पानी की अपेक्षा। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, किसी व्यक्ति के शरीर का ताप दूसरे से ही मापने वाले तापमापी का नाम लिखिए व उसकी संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, किसी व्यक्ति के शरीर का ताप दूर से ही मापने वाले तापमापी को इंफ्रारेड थर्मामीटर कहा जाता है। यह थर्मामीटर किसी व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित इंफ्रारेड विकिरण को मापता है। यह अस्पतालों, हवाई जहाज अड्डों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के स्क्रीनिंग के लिए उपयोगी है और संक्रमण के जोखिम को कम करता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 21 से नीचे दिए गए सेल्सियस स्केल के ताप को केल्विन स्केल के ताप में परिवर्तित कीजिए।
यहाँ पर 38 डिग्री को आपको 38 केल्विन में परिवर्तित करना है। यहाँ पर आपको सेल्सियस में दिया है, केल्विन में हम परिवर्तित करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 273.15 को आपको 38 में जोड़ देना होगा। यहाँ पर आपका मान क्या निकल जाएगा, 311.15 केल्विन। इसी प्रकार 29 में हम क्या करेंगे, 29 में हम जोड़ देंगे 2.7315 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आपका मान केल्विन में बदल जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर उत्तर कर देना है। अब इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे 5 नंबर में पूछेंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। पादप जगत को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। यहाँ पर उत्तर हम देखेंगे। पादप जगत के 5 मुख्य वर्ग हैं। 5 मुख्य वर्ग, पहला थैलोफाइडा शैवाल कवक, इसके बाद दूसरा बायोफ्राइट मास लिवर्स्ट, तीसरा है टेरिडोफाइडा फर्न हॉरेस्टिन, और इसके बाद है नंबर 4 पर जिनोस्पर्म साइकस देवदार, नंबर 5 एंजियोस्पर्म गुलाब और कमल। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। यहाँ पर आपसे पूछा है सभी मंड कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है, कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर हम लिखेंगे। मंड कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, जबकि कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा समूह है जिससे मंड, शर्करा और फाइबर जैसे विभिन्न यौगिक शामिल है। इसलिए सभी मंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं होते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। क्या जल पारदर्शी है, क्या इसे अपारदर्शी बनाया जा सकता है। जल जो होता है वो पारदर्शी होता है। आपने देखा होगा, अगर हम किसी बोतल में पानी को भरते हैं और उस बोतल से हम पानी भरी बोतल से हम आर पार देखते हैं तो हमें दिखता है, इसका मतलब क्या है कि वो पारदर्शी। लेकिन इसे हम अपारदर्शी कैसे बना देंगे, यदि हम इसमें मिट्टी मिला दें या फिर कोई कलर मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। हाँ, शुद्ध जल अपनी प्राकृतिक अवस्था में पारदर्शी होता है और प्रकाश जल से होकर गुजर सकता है। हम इसमें रंग, मिट्टी आदि की अशुद्धि मिलाकर इसे अपारदर्शी बना सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। घुलनशील एवं अघुलनशील पदार्थ में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर हम लिखेंगे। घुलनशील पदार्थ वे होते हैं जो पानी या किसी अन्य विलायक में पूरी तरह से मिल जाते हैं, जबकि अघुलनशील पदार्थ उसमें नहीं घुलते। उदाहरण के लिए नमक और चीनी पानी में घुलनशील है, लेकिन तेल, रेत और आटा पानी में अघुलनशील है। यहाँ पर आपसे घुलनशील और अघुलनशील पदार्थ पूछे हैं तो आपको पता होना चाहिए। आप अगर नमक को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, ये घुल जाता है, तो ये क्या हो गया, आपका घुलनशील हो गया। लेकिन अगर आप आटा को पानी में मिला दें तो क्या वो घुल जाएगा, नहीं घुलेगा, तो ये आपका क्या हो गया, अघुलनशील। इस प्रकार से आपको घुलनशील और अघुलनशील में अंतर बता देना है। उम्मीद है बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।